Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नया टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नए चैप्टर के बारे में या फिर नए टॉपिक के बारे में जो हम लोगों के एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें एग्जाम में बनेंगी। लेकिन इस सेशन को धमाकेदार बनाने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशन के साथ, जो कि ये मोटिवेशन क्वेट्स आपकी ज़िंदगी को बदल करके रख देगा। मतलब जो भी ज़िंदगी को बदलता है, चेंज करता है, ऐसा मोटिवेशन आपको ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ाता है। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपने जहन में उतार लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। पूरा होने से पहले सपनों को बताया मत कर। पूरा होने से पहले सपनों को बताया मत कर, और कर रहे हो तुम कितनी मेहनत ये किसी से जताया मत कर। पूरा होने से पहले सपने को बताया मत कर रहे हो तुम कितनी मेहनत ये किसी से जताया मत कर। तो इसी के साथ हम लोग आगाज करते हैं अपने सेशन को और हम लोग आगे बढ़ाते हैं, अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सभी लोग लाइव आ जाइए और अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी शेयर करिए और सभी लोग जो है क्लास में जुड़ जाइए, ताकि हम लोग आज की चीज़ें सीखें और आगे बढ़ें। जो भी एग्जाम बने वो सारा कुछ हम लोगों को एग्जाम का जो भी टॉपिक है वो मिले, ठीक है। तो आज का टॉपिक है, हम लोग सीखेंगे नया टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक जुड़ा है सर्किट से है, परिपथ से है, लेकिन इस टॉपिक का नाम क्या है? तो टॉपिक का नाम है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम तथा विद्युत परिपथ तो किरचॉफ्स लॉ है एंड जो है इलेक्ट्रिक सर्किट जो होंगे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले तो इनसे अवेयर होंगे, एग्जाम में क्या क्या इनसे क्वेश्चन जो है बनेंगे वो चीज़ हम लोग पहले जानेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ सारे कंटेंट को लिख दे रहा हूँ, क्या क्या जो है एग्जाम में बनेगा, क्या क्या एग्जाम में आता है इनसे। तो आप ध्यान से इसको जो है नोट कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो यहाँ पर हम बताते हैं, क्योंकि अगर मान लो इसमें से कुछ भी क्वेश्चन बनेगा तो यही आपका टॉपिक से ही रहेगा, बाहर से कभी नहीं बनेगा क्वेश्चन। तो ये जो टॉपिक है किरचॉफ का नियम, किरचॉफ्स लॉ एंड जो है इलेक्ट्रिक सर्किट, जो भी परिपथ बनेंगे एग्जाम में इनसे क्वेश्चन उठाता है। हर साल जो है 5 नंबर 7 नंबर ऐसे करके इनसे क्वेश्चन बनाता है। तो टॉपिक क्या है? तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि विद्युत वाहक बल से क्वेश्चन उठाता है। किससे? विद्युत वाहक बल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, इससे उठाता है। दूसरा टर्मिनल विभवांतर से उठाता है, टर्मिनल विभवांतर से। अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो अगला जो लेसन का नाम लिखा है किरचॉफ का नियम, इसी टॉपिक से उठा लेता है। तो एक तो हो गया किरचॉफ का नियम, जो कि 2 नियम होता है। किरचॉफ का नियम, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इसके 2 नियम है, ध्यान रखें, ठीक है। 2 नियम है, एक पहला और एक दूसरा। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे चीज़ों को। अगला जो बनता है क्वेश्चन वो क्या होता है? वो होता है व्हीट स्टोन सेतु। क्या होता है? व्हीट स्टोन सेतु। अगला टॉपिक इसी से बनता है, एक मीटर सेतु है वो भी आता है। तो मीटर सेतु ये भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक होता है विभव मापी। और क्या होता है? विभव मापी। एग्जाम में जो मैंने लिखे हैं इन्हीं से क्वेश्चन उठाएगा और बाहर से कभी क्वेश्चन करेगा नहीं। इनसे जो है एग्जाम में जरूर क्वेश्चन फंसेगा, ध्यान रखना। इनसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में जो है छपेगा, ध्यान रखिए आप लोग ये चीज़ों को, ठीक है। तो इसको जो है नोट कर लो और बढ़िया से वो कर लो, डन कर लो इसको, ताकि हम लोग अपने टॉपिक की बात करें। चलिए तो आते हैं अपने टॉपिक पर। तो इसको अगर लिख लिए हो तो मैं इसको अरेंज कर दूं और हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले विद्युत वाहक बल ईएमएफ की बात करते हैं, ठीक है। ईएमएफ देख लेते हैं, ईएमएफ होता क्या है। तो अब होना क्या, इन्हीं से एग्जाम में कोई 5 नंबर का आ जाएगा, कोई 3 का, कोई 2 का। तो जैसे क्वेश्चन उठाएंगे एग्जाम में उनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं और कवर कर लेने हैं, और सारा कुछ अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार इसको रिपीट कर लेना। अगर नहीं रिपीट होता है तो इस वीडियो को बार बार आगे पीछे करके देख लो, हमेशा के लिए डन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सेल की। इसी सेल के बारे में जानेंगे तो हम लोग सारी चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। सेल क्या होता है? सेल क्या है? सेल का काम है, मान लो मैं यहाँ एक डायग्राम दिखाता हूं, ठीक है। ये एक डायग्राम रहा कुछ इस तरह से, ये प्लस होता है और एक माइनस, और इन्हीं में जो है भरा होता है इलेक्ट्रिक, मतलब पदार्थ जैसे भरा होता है, ठीक है।
चलो ध्यान से, इन सबका नाम क्या है? तो इनमें जो भरा होता है ना उसको हम रसायन पदार्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं? रसायन पदार्थ कहते हैं, रसायन पदार्थ। या इसी को कहा जाता है विद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं इसको? विद्युत अपघट्य भी इसी को कहते हैं। इस सेल में जो केमिकल भरा होता है ना रसायन, उसका नाम क्या होता है? विद्युत अपघट्य, या उसे हम रसायन पदार्थ या रासायनिक पदार्थ कहते हैं। रसायन पदार्थ जो होता है, ये जो है, ये आपको जो दिख रहा है ये ना टर्मिनल है। क्या है ये है टर्मिनल, जिसमें दो टर्मिनल है, एक तो धन है और एक ऋण टर्मिनल। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि सेल का कार्य क्या है, सेल करता क्या है। तो ध्यान रखें, सेल का कार्य है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। क्या करता है ये? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो ध्यान समझिए और जानिए कि हमने क्या बताया कि ये आपका सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का, बदलने का काम करता है। मतलब जो केमिकल भरा होता है सेल में वही हम लोग यूज करते हैं। इसका काम क्या करते हैं? चाहे टार्च जलाओ या अगर जो है इन्वर्टर या बैटरी रखे हो तो उसमें भी जो केमिकल भरा होता है वो करता क्या है? वो विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। आगे अगर हम सेल की टाइप की बात कर लें तो हमने कहा ये आपको सेल दिख रहा है, ठीक है, ये सेल है, सेल का डायग्राम है। सेल में क्या होता है? दो चीज होता है, हमने बताया। मतलब इसमें एक तो भरा होता है केमिकल, उसका नाम होता है रसायन पदार्थ। इसमें लगे होते हैं टर्मिनल, जो कि धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल होता है। ठीक है, इसमें केमिकल होता है। वो केमिकल कौन कौन से, तो आप लोग जो है इसको बारे में जान लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, वैसे एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं उठाना है, कहाँ से उठाएगा वही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ताकि इन सारी चीज जान सको और फिर कर पाओ। सेल भी दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो प्रकार का। एक तो होता है प्राथमिक सेल। क्या होता है? एक होता है प्राथमिक सेल, एक होता है द्वितीयक सेल। एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक। तो आप ध्यान दें, प्राथमिक सेल क्या है? एक ऐसा सेल, प्राइमरी सेल, एक ऐसा सेल जिसको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा सेल जिसको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डेनियल सेल, लैग्रांजे सेल, शुष्क सेल, ये सब आपका प्राथमिक सेल है। जैसे मान लो जो घड़ी में यूज करते हो, टार्च में यूज करते हो, तो अब तो टार्च जो दो प्रकार का होता है, एक चार्जिंग में होता है, बिना चार्जिंग होता है। जो सेल वाला लगता है वो ध्यान रखना उस प्राथमिक सेल में आएगा, जिसको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। द्वितीयक सेल क्या है? सेकेंडरी सेल की बात करें तो एक ऐसा सेल जिसको दोबारा या मतलब हम कई बार चार्ज कर सकते हैं, दोबारा चार्ज कर सकते हैं, वो हमारा सेकेंडरी सेल कहलाता है। इसमें आपका जो है सीसा संचायक हो जाएगा, क्षारीय संचायक सेल हो जाएगा। तो उन टाइप का सेल जो है आपका द्वितीयक में आ जाता है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो प्राथमिक सेल क्या है? जो दोबारा चार्ज नहीं, जैसे शुष्क सेल है, डेनियल है और लैग्रांजे है, वो सब आपका प्राथमिक है जो कि दोबारा चार्ज नहीं होता है, ध्यान रखें। ठीक है, ये सेल था, सेल का डायग्राम। अभी हमने इसको क्यों बताया? इसको इसलिए बताया ताकि अगर ये चीज समझ पाओगे तभी आपको ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझ में आएगा, ध्यान रखें। ठीक है, तो हमने सेल जाना, सेल जो करता क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। और इसमें जो केमिकल है उसको हम रसायन पदार्थ या विद्युत अपघट्य कहते हैं। ये टर्मिनल होता है, धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल होता है। सेल दो प्रकार का, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक जिसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, द्वितीयक जिसको दोबारा चार्ज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है डेनियल, लैग्रांजे, शुष्क सेल। इसका उदाहरण है सीसा संचायक सेल है, दूसरा जो क्षारीय संचायक सेल है, तो वो सब आपका द्वितीयक सेल में आ जाता है। चलो अब हम बात करेंगे कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। ये जो सेल दिख रहा है इसका विद्युत वाहक बल ईएमएफ क्या होता है। तो मैं इसको हटाता हूं और यहाँ ईएमएफ जो है, ईएमएफ के बारे में हम लोग देखते हैं कि ईएमएफ क्या है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एग्जाम में कई बार उठाया हुआ टॉपिक है, आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ईएमएफ शॉर्ट फॉर्म में इसी को बोलते हैं ईएमएफ। एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये चीज हम लोग जो है शॉर्ट फॉर्म में फार्मूले से ही खत्म कर लेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका मतलब क्या? जो इलेक्ट्रिक में क्या करे? गति प्रदान करेगा, उसमें एनर्जी प्रवाहित करेगा, वही इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स होता है। सेल का विद्युत वाहक बल, वाहक मतलब ले जाने वाला फोर्स। ठीक है, तो होता कि हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में फार्मूले से जानेंगे। तो फार्मूला क्या होगा? ई बराबर होता है W/Q। क्या होता है? ई बराबर W/Q, ये चीज। ठीक है, ई बराबर W/Q। ये क्या है? ये है सेल में किया गया कार्य है। अगर Q की बात करें इसको हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं, और बाकी E की बात करें, E है EMF, इसको कहते हैं विद्युत वाहक बल। तो आप सरल तरीके से याद कर सकते हैं, कार्य और आवेश के अनुपात को विद्युत वाहक बल कहते हैं। कार्य और विद्युत आवेश के अनुपात को
विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे कैपिटल ई से बढ़का वाले ई से व्यक्त करते हैं और कैपिटल ई बराबर होता है W अपान क्यू, मतलब EMF इज इक्वल टू वर्क एंड चार्ज अपान में चार्ज, ध्यान रखें। ठीक है, हम बात करते हैं इसके मात्रक की। यूनिट क्या होता है, किसमें इसको मापते हैं, तो इसका मात्रक हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो हम लोग का जो ट्रिक है वो काम करता है फार्मूले का। ठीक है, फार्मूले बेस्ड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यही इसमें ट्रिक होता है, जो हम पढ़ रहे हैं फार्मूले से यही इसका ट्रिक काम करेगा और इससे सब कुछ याद कर सकते हो, मात्रक, विमा, फार्मूला, सवाल सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, W अपान क्यू, मतलब कार्य और आवेश के अनुपात को विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं और कैपिटल बराबर W अपान क्यू होता है। मात्रक की बात करें तो कार्य का मात्रक जूल होता है, तो एक मात्रक हो जाएगा जूल, और आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति क्या हो जाएगा, कूलाम। या इसी को एक साइंटिस्ट है जिनको एलेक्सेंड्रा वोल्टा कहा जाता है, मतलब वोल्ट उनका नाम है, तो इसका मात्रक वोल्ट भी होता है, जो कि विभव या विभवांतर का मात्रक होता था। याद है ना, हमने बताया था उसको। फार्मूला भी सेम होता है, वही सेम चीजें वो पुरानी वाली यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देना है। ठीक है, कैसे याद करोगे, तो वोल्ट के लिए ना एक गाना याद कर लो आप लोग मस्त तरीके से। एक गाना सुनना, कौन सा निकला था, सुल्तान मूवी का, वो कौन सा गाना है, तो लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। ऐसा वाला गाना याद रखोगे तो हमेशा ये याद रहेगा। ठीक है, तो कभी जो वोल्ट का जो मात्रक है, यूनिट है, वो भूलोगे नहीं। समझ लो ये हर एक जगह मिल जाता है, पढ़ाई में मतलब मिलता ही है, साथ में गाने में, मूवी में, और वैसे भी आ जाता है। तो हमने कहा ना, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, ऐसा वाला गाना। ठीक है, तो उसको याद करोगे तो आपको वोल्ट जो इसका मात्रक याद रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग विमीय सूत्र की। तो यहाँ पर देखिए विमीय सूत्र, डायमेंशन फार्मूला, वो कैसे निकालोगे, ये भी बेहद सरल है। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला भी इसका बहुत सरल है। कार्य का निकाल लो, तो कार्य का होता है M(L2T-2). आवेश की बात करें तो आवेश का होता है AT, क्या होता है, AT, आवेश का AT होता है। ये जैसे ऊपर जाएगा, देखो 2 यहाँ पर है, -2 है, ये आपका प्लस से ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, इसी माइनस से होके जुड़ जाएगा, मतलब T-3 हो जाएगा, A-1 हो जाएगा। तो इसका विमीय सूत्र मिल जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर इसका विमा क्या मिलेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूं, तो विमीय सूत्र मिल जाएगा यहाँ पर, विमीय सूत्र डायमेंशन फार्मूला देखो, L2 T, ये ऊपर जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर T-3, और देखो A ऊपर जाएगा, मिल जाएगा A-1, तो A-1, तो इसका विमा मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, विमा M(L2T-3 A-1) होता है, M(L2T-3 और A-1) होता है, इसका डायमेंशन फार्मूला, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, तो हम लोगों ने कवर किया 2 चीज, एक तो सेल जान चुके हैं, सेल 2 टाइप का, प्राथमिक, द्वितीयक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फिर हमने जाना EMF क्या होता है, तो हमने कहा था सेल में जो काम करता है, वाहक के लिए जो एनर्जी को ले जाता है, वही आपका जो है सेल कहलाता है। सेल का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। वो कैसे समझोगे, तो ध्यान रखना, बिना सेल में जो उसका वोल्टेज होता है, जैसे हम लोग जो घर में या लाइफ में जो छोटा सेल आता है, जो वॉल वाच का आता है, जो दीवार घड़ी का आता है सेल, वो आपका 1.2 वोल्ट या 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट का लगभग होता है। तो वोल्ट होता है, वोल्ट मतलब उसकी क्षमता है, कैपेसिटी है, ध्यान रखना, क्षमता। ठीक है, ऐसे हमने इसका मात्रक बताया वोल्ट, दूसरा मात्रक जूल प्रति कूलम, बीमा M(L2T-3 A-1) होता है, ध्यान रखें इसको। ठीक है, यहीं से इसका कहानी खत्म है EMF का। हम लोग बात कर लेते हैं टर्मिनल विभवांतर की, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। इसको हटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग, उसमें भी कुछ सेम चीजें रहेगा, तो इसलिए इसमें हटाएंगे नहीं, और चीज हटाते हैं यहाँ पर, तो इसको अरेंज कर देते हैं, और हम यही लिखते हैं सेल का टर्मिनल विभवांतर। क्या लिखते हैं, सेल का टर्मिनल विभवांतर, सेल का टर्मिनल विभवांतर। देखो ये कैसे काम करता है, तो मैं आपको समझा देता हूं। मान लो एग्जांपल के लिए ये आपका सेल है, ठीक है, मान लो ये आपका सेल है, ये एक टर्मिनल हो गया, दूसरा टर्मिनल ये है, माइनस वाला हम ले लेते हैं ऐसे, बस आप समझ लेना बस इसको। ठीक है, यहाँ पर इसमें विद्युत अपघट जो है भरा होता है, क्या भरा होता है, विद्युत अपघट, ध्यान रखना। टर्मिनल विभवांतर काम कैसे करेगा, जब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आवेश को ले जाने में जो कार्य करेंगे, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आवेश को ले जाने में जो कार्य करेंगे, वही कहलाता है सेल का टर्मिनल विभवांतर। यहाँ पर हटाते हैं, यहाँ पर V आ जाएगा, क्या आ जाएगा V, आप चाहे तो यहाँ पर बाह्य भी रख सकते हो या फिर डैश भी कर सकते हो इसको, या फिर बाह्य कर सकते हो, बाह्य लिख दो चाहे डैश, ये चीज। ठीक है,
चलो समझाते हैं। सेम सेम क्यों होता है, एक ही जैसे होते हैं लगभग उन सबको मात्रक और वो सब सेम होता है, जैसे विभव और विभवांतर वैसे सेम। देखो विभवांतर है तो सेम पूरा का पूरा ना वही आ जाता है। एग्जाम में ये पूछ लिया था, दो नंबर का आया था एग्जाम में, तो सर इसको मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप डन कर लो, ठीक है। कैसे इसका परिभाषा क्लियर करोगे, सेल का टर्मिनल विभवांतर, जब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के पास आवेश को ले जाते हैं तो उसमें कार्य करना पड़ता है। सिंपल है कि अगर आप कुछ भी यहाँ सामान ले जा रहे हो, कार्य करना वर्क करना ही पड़ेगा, बिना वर्क का कुछ होगा नहीं। तो वही जो कार्य करते हैं, वही जो वर्क होता है ना, उसी को कहते हैं सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सेल का टर्मिनल विभवांतर। तो आप चाहे तो ट्रिकी वे में आप इसको शॉर्ट फॉर्म फार्मूले से भी याद कर सकते हो, ये जो आपको फार्मूला दिख रहा है इससे भी याद कर सकते हो। वो कैसे, तो आप कह सकते हो सेल में किए गए कार्य और आवेश के अनुपात को, सेल में किए गए कार्य और आवेश के अनुपात को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे कैपिटल वी से व्यक्त करते हैं और कैपिटल वी और डब्ल्यू डैश अपान क्यू यह कार्य बटे में आवेश होता है। इसके मात्रक की बात करें, मात्रक होता है जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है, जैसा कि इससे पहले ईएमएफ का होता था, ठीक है। अगर वीमा की बात करें, वीमा फिर से सेम वही चीज है, यहां से मैंने वीमा इसको निकाला है, तो ml2 t-3 और a-1 होता है। मतलब जैसे ईएमएफ वैसे ये डिफरेंस क्या है, कभी कभी अगर डिफरेंस पूछ ले तो इसमें एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल, जबकि जो आपका ईएमएफ है उसको आवेश को ले जाने वाहक, वो जो कैपेसिटी होगी ना वो कहलाएगा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगा। तो डिफरेंस बस इतना है कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल ले जाता है, जबकि वो आपका प्रवाहित करने के लिए, मतलब आवेश को वाहक करने के लिए करता है, तो आपका ईएमएफ होता है, ध्यान रखें, ठीक है। तो हमने दो चीज कवर कर लिया, एक तो सेल का विद्युत वाहक बल, साथ में हमने जाना सेल का टर्मिनल विभवांतर। एक क्वेश्चन और उठाता है, चलो उस क्वेश्चन को बताते हैं। उस क्वेश्चन का नाम है सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या समझते हैं, यह किन बातों पर निर्भर करता है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या समझते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या समझते हैं, और यह किन बातों पर निर्भर करता है। एग्जाम ये भी 3 नंबर पूछा था, 2 नंबर का उसका परिभाषा और इसके बारे में, और एक पूछा था किन बातों पर निर्भर करता है, ये भी एग्जाम में जो है बनाया है। चलो इसको आप नोट कर लो, फिर मैं इसको समझा दूं। इसको इरेज करते हैं और फिर उसको बताते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो बढ़िया से। चलो हो गया है, तो इसको हटाते हैं। अब हम लोग जानेंगे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। बाहरी प्रतिरोध मैंने पढ़ाया था, अब आंतरिक देखो। सेल को यही बने रहने देते हैं, ठीक है, सेल को बने रहने देते हैं और इसे जो है बता देते हैं। चलो समझो, यहां पर टॉपिक क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ये रहा सेल, ठीक है, इसमें भरा हुआ है विद्युत वाहक बल। ये क्या भरा है, विद्युत वाहक बल, और आपको ये दिख रहा है प्लस टर्मिनल और ये आपको माइनस टर्मिनल। अब देखो होता क्या है, इसका परिभाषा क्या होगा, तो बहुत आसान है। कैसे याद करोगे, सेल के भीतर, ध्यान समझना, सेल के भीतर, जो सेल के भीतर है, इसके भीतर जो भी धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होगा, जो धारा है इसके मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ध्यान समझना, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है कि सेल के भीतर जो भी धारा होगा, जो करंट होगा, उसके रास्ते में जो भी अवरोध उत्पन्न होगा उसको जो रोकेगा। मान लो ऐसा धारा जा रहा है ऐसे, ठीक है, यहाँ पर जगह जगह ब्रेकर है, ब्रेकर, यही जो ब्रेकर यहाँ सेल के अंदर काम कर रहा है, तो यही अवरोध ही कहलाएगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक है, ध्यान रखिए अच्छे से। फिर इसका प्रयोग सुन लो एक लाइन का। हमने कहा किसी सेल में उत्पन्न अवरोध को या धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से, छोटका वाले आर से व्यक्त करते हैं, डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। ध्यान रखना, किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल आर से। अच्छा, कैपिटल आर होता है बाह्य प्रतिरोध, या मैंने प्रतिरोध पढ़ाया था और ओम का नियम समझाया था, वो आपका मेन या बाहरी प्रतिरोध था, ठीक है, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था। जबकि ये क्या है, ये है आपका स्मॉल आर, जिसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस या सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब यह किन बातों पर निर्भर करता है, ये भी जान लीजिए कि यह किन बातों पर निर्भर करता है। एग्जाम में पूछा था और सीधे 3 नंबर का आया था। कितने नंबर का,
3 नंबर का ध्यान रखें, ठीक है। एक तो 2 नंबर के ये बनाया था और 1 नंबर के, कुल मिलाकर के आपके एग्जाम में 3 नंबर का आया था, ध्यान रखिए आप लोग। तो कैसे इसको कंप्लीट करोगे, तो ध्यान समझो इसको आप। हमने कहा कि सेल के जो धारा होगा सेल में, उसमें जो जाएगा उसमें उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। और होता क्या है इसका यह किन बातों पर निर्भर करता है, 2 बातों पर निर्भर करता है, ध्यान रखें 2 बातों पर। पहला क्या, सेल के बीच जो यहां पर टर्मिनल है, इनके प्लेटों के बीच, पहला प्लेटों के बीच अगर दूरी बढ़ाएंगे, प्लेटों के बीच जैसी दूरी बढ़ाएंगे क्या होगा, प्रतिरोध का आंतरिक प्रतिरोध का मान जो है बढ़ेगा। दूरी जैसे ही बढ़ाएंगे प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। और जो विद्युत अवघट्ट है, इसकी मात्रा बढ़ाने पर भी, विद्युत अवघट्ट की मात्रा बढ़ाने पर भी इसका आंतरिक प्रतिरोध जो है बढ़ता है, ठीक, इसमें भी बढ़ता है और इस कंडीशन में भी बढ़ता है। तो कैसे इसको समझोगे, ध्यान समझना। हमने कहा इसका परिभाषा कैसे एग्जाम में आया था, कहा था सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, यह किन बातों पर निर्भर करता है। तो परिभाषा सिंपल सा, किसी सेल के धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r छोटका वाले r से व्यक्त करते हैं। और यह 2 बातों पर निर्भर करता है, कितने बातों पर, दो बातों पर। पहला कि प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाने पर इसका मान जो है आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। दूसरा, विद्युत अवघट्ट का वैल्यू बढ़ाने पर भी इसका मान जो है बढ़ता है। यही 2 चीज याद रखना, एग्जाम में जो है कंफर्म रहता है, क्वेश्चन आपका 3 नंबर बन जाता है, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगले टॉपिक की बात करें, इसका जो है लिख लो आप लोग और ये नोट कर लो अच्छे से, इसको अच्छे से नोट कर लो। अच्छा, किस सन में आया था ये मैं आपको बता दे रहा हूं। तो ये पूछा गया था लगभग जो है 2015 में पूछा गया था, 2016 में और 2018 में, और पूछा गया था 2018, हाँ लगभग जो है 2-3 बार जो है पूछा गया, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो 3-4 बार पूछा गया टॉपिक है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन बनता है और सीधे 3 नंबर का आता है, 3 नंबर का, ध्यान रखें 3 नंबर कन्फर्म। तो ये नोट हो गए, तो हम लोग अगले टॉपिक पे अपने चले, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि लेसन का नाम है किरचॉफ का नियम, ध्यान रखें, ठीक है। विद्युत परिपथ में हम लोग 3 चीज पढ़ेंगे, ध्यान रखना। एक तो मीटर सेतु पर, एक व्हीटस्टोन सेतु पढ़ेंगे, एक मीटर सेतु पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे विभवमापी। इन तीनों में से एग्जाम में 5 नंबर के एक जो है जरूर उठा सकता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर उठाएगा, आप लोग ध्यान रखिए चीज। चलो इसको हटाते हैं और हम लोग बात करते हैं अब किसकी बात करते हैं, तो हम लोग बात करेंगे अब जो है किरचॉफ के नियम का। चलो यहीं से ले लेते हैं इसको, यही लेसन नाम है और इसी से, ठीक है, ये टॉपिक है। तो किरचॉफ्स लॉ, अच्छा एनसीईआरटी में इसी का नाम देता है किरचॉफ, क्या देता है इसका नाम, किरचॉफ, ठीक है। तो कुछ भी लिख सकता है, बस आप जानते रहो किरचॉफ्स लॉ होता है, बस किरचॉफ्स लॉ। ये है क्या, तो किरचॉफ ना एक साइंटिस्ट है, कौन है ये एक साइंटिस्ट है, कुछ इस तरह से, ऐसे साइंटिस्ट है, खतरनाक वाले, ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे। चल ये रहा साइंटिस्ट, ठीक है। ये क्या है, एक साइंटिस्ट है, ध्यान रखो, ये क्या है, साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। इन्होंने क्या किया, जो विद्युत में करंट प्रवाहित होता है ना, सर्किट में प्रवाहित होता है, उसके बारे में एक नियम बताया। जो सर्किट में करंट जाता है या उस सर्किट के करंट के बारे में इन्होंने जो है नियम दिया, और उस नियम में भी 2 नियम दिए। कितने नियम दिए, 2 नियम। कितने नियम दिए, 2 नियम। तो किरचॉफ का एक पहला नियम है और एक दूसरा नियम। तो पहले नियम का नाम क्या है, जरा समझना ध्यान से। पहले नियम को हम कहते हैं संधि का नियम, संधि का नियम, या इसी कहा जाता है धारा का नियम भी, इसी कह सकते हैं, क्या कह सकते हो, धारा का नियम भी कह सकते हैं। दूसरे नियम की बात करें, दूसरे नियम को कहा जाता है बंद पास का नियम, बंद पास का नियम, या इसे लूप का नियम, या इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं, एक तो संधि का नियम, धारा का नियम, दूसरा बंद पास का नियम, या इसे लूप का या वोल्टता का नियम कहते हैं। मतलब जैसे जो है जिंदगी में क्या होता है, किसी का मान लो ये व्यक्ति है, या साइंटिस्ट का कई सारा नाम रख दें, जैसे एनसीईआरटी में इसका नाम किरचॉफ रख दिया और वैसे वाली किताब में, दूसरे वाली किताब में रखा है किरचॉफ, ठीक है। जैसे आपका भी नाम हो सकता है कई सारा नाम, जैसे घर का नाम अलग, स्कूल का अलग, और प्यार से कोई और एक नाम रख दे, ठीक है। कुछ और नाम हो सकता है ना, बाबू सोना वाला, ऐसा वाला, ठीक है। चलो तो समझाते हैं। हमने कहा कि जो संधि का नियम, धारा का नियम, इसका एक पहले नाम है, पहले नियम का 2 नाम,
और भी इसके नाम है, ध्यान रखना, बट आप दो ही जानते रहो, यही नाम से पूछता है एग्जाम में, ठीक है। एक बंद पास का नियम है, लूप का नियम या वोल्टता का नियम कहा जाता है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। अब देखो इसमें समझना क्या है, इन्होंने नियम बताया क्या, इन्होंने सब कुछ बताया धारा से और सर्किट से, विद्युत सर्किट से रिलेटेड बताया है। तो हम लोग बात करते हैं संधि का नियम या धारा का नियम जिसे कहते हैं। चलो उसका डायग्राम देखते हैं। तो इसको नोट कर लो दोनों, ये और ये। अच्छा इसको नहीं बनाना, नहीं पता लगा मैं अगर ऐसा कर दिया, बना दिया तो सब बनाते हैं, इसको इस काट दिया तो सब लोग काट देते हो, तो ये दिमाग नहीं लगाना आप लोग, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं और इसके पहले नियम की हम लोग बात कर लेते हैं। एग्जाम में ये सब पूछे गए टॉपिक है, आप ध्यान रखिए चीज। तो हम देख लेते हैं संधि का नियम। क्या देखेंगे? संधि का नियम। इनके पहले नियम का नाम क्या है? संधि का नियम, जो पहला नियम है, या इसे पहला नियम भी कहा जाता है, या इसे धारा का नियम भी कहते हैं, किरचॉफ का पहला नियम, ठीक है। क्या समझोगे? मान लो यहां पर संधि, संधि का मतलब होता है मिलान। क्या होता है? संधि का मतलब क्या होता है? मिलान। जैसे चौराहा होता है ना, ऐसा आप समझ सकते हो। ऐसा करके समझो ना, हमेशा याद रहेगा, जिंदगी भर भूलोगे नहीं, ठीक है। चलो हमने कहा मान लो ये एक संधि है। क्या है? एक संधि है। मान लो करंट ऐसे आया, ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे इधर जा रहा है, फिर जो है ऐसे आ रहा है, ऐसे चला जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है ऐसा करंट, ठीक है। ऐसा आप ना समझ सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। तो अब इसमें समझना कि मान लो हमने यहाँ पर ऐसे ले लिए, मान लो ये करंट इसकी तरफ आ रहा है, ये भी इसकी तरफ आ रहा है, ये भी इसकी तरफ आ रहा है। मान लो ये इससे दूर जा रहा है, और ये भी दूर जा रहा है, और ये भी दूर जा रहा है। एरो क्या करता है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है एरो। अगर एरो समझ लिए तो इसमें का जो सवाल ना, सवाल को तुरंत उसकी कहानी खत्म कर दोगे। बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? एरो समझना, ठीक है। तो संधि का नियम क्या है? हमने कहा ना, संधि का मतलब होता है मिलान। मान लो यहाँ पर ना I1 करंट जा रहा है संधि की तरफ, यहाँ पर I2 करंट जा रहा है, और यहाँ पर I3। इससे दूर जा रहा है I4 करंट, इससे दूर जा रहा है I5, और इससे दूर जा रहा है I6। ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने क्या समझाया, जो किरचॉफ भाई साहब, इन्होंने क्या समझाया, ध्यान समझना आप लोग, ठीक है। ध्यान समझोगे तो किसी संधि पर मिलने वाली, किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं की कुल बीजगणित योग जो है शून्य के बराबर होता है। किसी संधि पर आने वाली या जाने वाली या मिलने वाली जो धाराओं का कुल बीजगणित योग होता है, उसको उसका शून्य, ये पहला नियम कहलाता है। फिर समझ लो, संधि पर मिलने वाली धाराओं के बीजगणित योग को संधि का पहला नियम या किरचॉफ का पहला नियम कहते हैं। अर्थात समेशन I बराबर 0, समेशन I बराबर 0। इसका मतलब क्या? अगर आप डायग्राम बनाए और लिख दिए कि संधि पर आने वाली जाने वाली धाराओं का जो बीजगणित योग है वो शून्य के बराबर होता है, इसे संधि का नियम या धारा का नियम या पहला नियम कहते हैं, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहते हैं, ठीक है। इतना लिखते ही आपके एग्जाम में ये चीज बन जाएगा। फॉर्मूला कैसे बनाओगे? समेशन I बराबर 0। अब जो ये इसमें जाएगा, एक चीज ध्यान रखना, जो भी इसके पास आएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, जो धाराएं पास में जाएंगी, जो पास में जा रहे हैं वो हमेशा किस में रहेंगी? धनात्मक। जो पास जाएंगे किसमें? धनात्मक। और जो धारा दूर हटेगा संधि से, वो ऋणात्मक रहेगा। जैसे ये पास जा रहा है ऐसे, धनात्मक, पास जा रहा है धनात्मक, पास जा रहा है धनात्मक, अगर दूर जा रहा है तो ऋणात्मक, ये दूर जा रहा है ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक। तो फार्मूले से बनाते हैं तो मिल जाएगा I1, ठीक है, प्लस I2 प्लस रहेगा, जा रहा है पास में, प्लस I3, ये दूर जा रहा है तो माइनस I4, ये भी दूर जा रहा है तो माइनस I5, माइनस I6 बराबर 0, ठीक है। ये इसका फार्मूला जनरेट हो गया। यहाँ से क्या मिल गया? यहाँ से फार्मूला मिल गया। एक बार नियम को फिर समझिए और फिर जानिए। किन्हीं संधि पर या किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणित योग शून्य के बराबर होता है, अर्थात समेशन I बराबर समेशन स्मॉल I बराबर 0, ठीक है। जो भी धाराएं संधि के पास पहुंचेंगी वो हमेशा धनात्मक, जो दूर जाएगा वो ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 I5 I6, ये तीनों प्लस में, ये माइनस में। क्यों ऐसा? क्योंकि ये पास जा रहा है धनात्मक रहेगा, ये भी पास जा रहा है धनात्मक होगा, ये पास जा रहा है धनात्मक होगा। तो ये देखो, इधर I4 दूर जा रहा है यहाँ से तो ऋणात्मक, ये भी I5 भी दूर जा रहा है तो ये ऋणात्मक, I6 भी दूर जा रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। अगर आप चाहे तो इसका परिभाषा एक और बना सकते हो। ये जो ऋणात्मक है इसको अगर उधर ले जाओगे तो क्या होगा? बराबर होगा, वैल्यू प्लस में आएगा। किस में होगा? वैल्यू प्लस में आएगा। तो लिख सकते हो इसी फार्मूले को, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4
प्लस I5 प्लस I6, ऐसा भी आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हो। अब यहाँ से परिभाषा क्या जनरेट करोगे, यहाँ से डेफिनेशन क्या बताओगे वो समझो जरा। डेफिनेशन यहाँ से क्या बताओगे, यहाँ से डेफिनेशन बनाने का मतलब एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपको समझना है कि किसी संधि पर या किन्हीं भी पॉइंट है, जो भी संधि है, उस संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, जैसे ये जा रहा है ये और ये, किसी संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग आपस में बराबर होता है। किसी संधि पर आने वाली धाराओं का कुल बीजगणितीय योग और संधि से दूर जाने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग आपस में बराबर होता है। इसे किरचॉफ का पहला नियम या संधि का नियम या धारा का नियम भी कहते हैं। ये काम करता है आवेश संरक्षण पर। किस पर? आवेश संरक्षण के नियम पर काम करता है। किस पर दोस्तों? आवेश संरक्षण के नियम पर, ध्यान रखना। तो ये काम करता है आवेश संरक्षण के नियम पर। आवेश संरक्षण का मतलब क्या? आवेश ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट, बस एक रूप से दूसरे या एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बदल सकते हैं, यही आवेश संरक्षण का नियम होता है। तो ये काम करते हैं किस पर? आवेश संरक्षण नियम पर। कैसे आवेश याद होगा? तो धारा, देखो एक ट्रिक बताते हैं, आवेश कैसे याद कर पाओगे। जो धारा है, धारा में ले जाता है आवेश, I बराबर Q बाई T होता है। मैंने परिभाषा और फार्मूला बताया था धारा का, ठीक है। तो वहां से इसको याद कर सकते हो कि जो है ये आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, आवेश संरक्षण के नियम पर जो है चलता है। ये जरूर याद रखें और एग्जाम में कई बार पूछ लेगा कि किस नियम पर चलता है, तो ध्यान रखना। पहला संधि का नियम की कहानी यहीं से खत्म हो गया। इसका स्क्रीनशॉट कर लो, ये आप नोट कर लो इसको अच्छे से। एक बार मैं पुनः समझा देता हूं, बस ध्यान सुनना, ठीक है। किन्हीं संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है, समेशन I बराबर 0। ये दूसरा परिभाषा, संधि पर आने वाली धाराओं का कुल योग और संधि से दूर जाने वाली कुल धाराओं का योग आपस में बराबर होता है। इसे संधि का नियम या धारा का नियम या किरचॉफ का पहला नियम कहते हैं। यह आवेश संरक्षण के नियम पर पालन करता है और संधि के पास जो आएगा वो हमेशा धनात्मक, दूर जो जाएगा धारा वो ऋणात्मक होता है। फार्मूला आप ये सब लिख सकते हो, एग्जाम में भी ये लिख सकते हो और ये कर लोगे, आपका 2 नंबर इसका, 2 नंबर उसका, कुल मिलाकर 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 2 2 4 और एक इसके टॉपिक के बारे में बताओगे तो आपको मिल जाएगा कुल मिला के 5 नंबर टोटल। एग्जाम में 5 नंबर का आता है। चलो दूसरे की बात करते हैं, इसको अरेंज करते हैं, दूसरे नियम की बात करते हैं, वो भी इसी में निपटा देते हैं, एग्जाम ये भी बनता है। तो दूसरा देखो और समझो ध्यान से, ठीक है। दूसरे का नाम है बंद पास का नियम। बंद पास का नियम या इसे लूप का या वोल्टता का नियम भी कहते हैं, या इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं। तो इसका डायग्राम जो है आप लोग देख लीजिए, ऐसे आपको डिजिटल वे में दिखेगा यहाँ पर, तो आप देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। डायग्राम इसका ऐसे दिख जाएगा। क्या होता है, इन्होंने क्या बताया कि किसी भी बंद परिपथ में, किरचॉफ ने क्या बताया, इन्होंने कहा किसी बंद परिपथ में जो IR होता है, IR अपने विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। IR मतलब क्या? सेल का प्रतिरोध और साथ में जो उसका धारा है इसके गुणनफल के बराबर जो है विद्युत वाहक बल का वैल्यू होता है। तो ये आपका I क्या है? धारा है, R है प्रतिरोध और E को कहते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, ध्यान रखें, ठीक है। तो आप कैसे इसका परिभाषा बताओगे? तो आप कह सकते हो कि किसी बंद पास के या किसी लूप में, ठीक है, उसमें जो प्रवाहित हो रहा है धारा और साथ में संगत प्रतिरोध के बराबर या के गुणनफल के बराबर विद्युत वाहक बल का मान होता है। अर्थात समेशन IR बराबर समेशन E, समेशन IR बराबर समेशन E, ध्यान रखें, ठीक है। किन्हीं बंद भाग या लूप में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर विद्युत वाहक बल का मान होता है। अर्थात समेशन IR बराबर समेशन कैपिटल E, विद्युत वाहक बल, ठीक है। ध्यान रखिए ये चीज। अब क्या है, इसमें ये काम करता है बंद पास के नियम, इसे बंद पास का नियम, क्योंकि इसमें लूप क्या है, बंद सर्किट दिखेगा, ठीक है। या इसे लूप का नियम या इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं। तो इसे बंद पास का नियम या लूप का नियम या इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं। यह काम करता है ऊर्जा संरक्षण पर। यह काम करता है किस पर दोस्तों? तो ऊर्जा
यह काम करता है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। ठीक है, तो एक चीज मैं रिपीट कर दूं, जो पहला नियम है, ध्यान रखें, जो पहला नियम है वो काम करता है, किस पर काम करता है? तो पहला नियम हमने बताया कि वो करता है काम जो किसके, आवेश, धारा जो बनता है आवेश संरक्षण के नियम पर, जबकि दूसरा नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर काम करता है। तो ये आपका जो है इसकी कहानी खत्म हो गई। ठीक है, तो हमने किरचॉफ का नियम भी सीख लिया। अगर इतना कंप्लीट कर ले तो एग्जाम ये मान चलो 5 नंबर कहीं ना कहीं जो है फंस जाएगा और एग्जाम में आएगा पूरी तरह से। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखें, इनको नोट कर ले अच्छे से, स्क्रीनशॉट कर लें या फिर इसको जो है नोट कर लो कॉपी में। सो आज क्लास को हम लोग यहीं से जो है डन करेंगे। अगर सेशन पसंद आया सेशन को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो उसके बगल में बेल आइकन दिखे उसको प्रेस कर दें, जिससे जो भी हम वीडियो डालें या अपडेट डालें वो आपको सीधा सबसे पहले आपको प्रोवाइड हो जाए, प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तो नमस्कार, जय हिंद।